नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। जीके का और एक नया पार्ट के साथ 500 जीके सीरीज जो कंटिन्यू हो रहा है उसका और एक नए पार्ट के साथ आपके साथ जुड़ते हुए, और आज भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है जो क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर हो, कुछ नए क्वेश्चन का भी कलेक्शन है। आइए अच्छा से डिस्कस शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑन द रिवर्स ऑफ 2000 रुपी नोट। ठीक है, 2000 रुपीज जो नोट है, इंडियन करेंसी है, उसके जो पीछे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, कौन सा फीचर्स है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है रेड फोर्ट है, मंगलयान है, हम्पी है, या तो कोणार्क है। और मैं बात कर रहा हूँ न्यू नोट के बारे में। पुराना नोट जो था उसके बारे में क्वेश्चन आता था, बट अब आपको पता है डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण के बाद सब जितने भी जो करेंसी नोट है सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या फीचर्स है, क्या नया सिम्बल्स जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। आइए देख लेते हैं पिक्चर के साथ। देखिए आपके सामने है 2000 रुपये का करेंसी नोट। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा नया नोट है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पिक्चर, देखिए यहाँ पे ये मंगलयान का पिक्चर है। ठीक है, मॉड्स ऑर्बिटरी मिशन आपको पता होगा, मंगल में क्या हुआ था, सैटेलाइट छोड़ा गया था इंडिया की तरफ से, और वही मंगलयान में पे लिखा भी हुआ है। देखिए हिंदी में और इंग्लिश में मंगलयान का ये फोटो है। और ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जो मंगलयान का फोटो है कौन सा करेंसी नोट के पीछे है, या तो अभी ऐसा क्वेश्चन है 2000 रुपी नोट के रिवर्स साइड में कौन सा फीचर्स या कौन सा सिंबल जुड़ा हुआ है, तो आपको आंसर करना है क्या, मंगलयान। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। फिर देखिए करेंसी नोट से और एक जो क्वेश्चन हमेशा बनता है एवरग्रीन क्वेश्चन कि टोटल लैंग्वेज कितना होते हैं। ठीक है, टोटल लैंग्वेज यहाँ पे कितना होते हैं आपको पता होगा। ये देखिए यहाँ पे जो बैक साइड में रिवर्स साइड में आपको दिख रहा होगा एक लैंग्वेज पैनल है। ठीक है, लैंग्वेज पैनल, और यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, मतलब हर एक लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, 2000 रुपी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन यहाँ आता है कि टोटल कितना लैंग्वेज यहाँ पे है। आप गिन भी सकते हो, ऐसा नहीं कि करेंसी नोट किसके पास नहीं होगा। और ये जो फीचर्स है आपका टोटल पैनल में जो लैंग्वेज है हर एक नोट में आपको मिलेगा, चाहे 50 हो, 100 हो, 200 हो। ठीक है, 10 रुपीज नोट में इवन आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो अभी ये टोटल लैंग्वेज यहाँ पे कितना होते हैं, 15 लैंग्वेज होते हैं। जैसे असमी हो गया, बंगाली हो गया, ठीक है, आपका उड़िया हो गया, ठीक है, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, सारे लैंग्वेज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये 15 लैंग्वेज है, लेकिन आपको आंसर 15 भी होगा, 17 भी होगा। ध्यान देना, हाउ मेनी टोटल लैंग्वेज इन करेंसी नोट, तो आप 15 करोगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये तो 15 है ही, लेकिन टोटल करेंसी नोट में कितना लैंग्वेज होता है, 17 लैंग्वेज होता है, आपको ध्यान देना है। देखिए और कहाँ पे होता है, ये हो गया 15, और बाकी जो दो मेन लैंग्वेज है, ठीक है, दो मेन लैंग्वेज कौन कौन सा होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश ये कहाँ पे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर देख रहे हो आप 2000 रुपी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो 15 लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी इंक्लूड नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश कहाँ पे लिखा हुआ है, करेंसी नोट के रिवर्स साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 रुपी। हिंदी कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाए फ्रंट साइड में, ये देखिए महात्मा गांधी जी जो है उनके ऊपर लिखा हुआ है ये 2000 रुपये है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश पैनल में नहीं लिखा होता है, मतलब ये अंदर नहीं होता है, ये बाहर दो जगह लिखा होता है, एक रिवर्स साइड में, एक फ्रंट साइड में। ये दो लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, और प्लस ये 15। तो आपको ध्यान रखना है टोटल कितना लैंग्वेज हो जाएगा, टोटल 17 लैंग्वेज होता है करेंसी नोट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मंगलयान। ठीक है, इसके बारे में तो जान लेते हैं, फिर बाकी जो रिलेटेड फैक्ट्स है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हर एक जो करेंसी नोट है उसका यहाँ पे आपको पिक्चर भी ले लिया हूँ, अच्छा से आपको समझ में आएगा पिक्चर के साथ। ये देखिए जो 500 करेंसी नोट है यहाँ पे जो सिंबल है ये कौन सा सिंबल है पूछ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये रेड फोर्ट है, सारा का सारा आपको याद करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो पिक्चर है 200 रुपये में, यहाँ पे देखिए सांची स्तूप है। ठीक है, सांची स्तूप, और ये कहाँ पे है, एमपी में। फिर आपका जो 100 रुपी नोट है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है क्या, रानी का वाव, गुजरात का है। ठीक है, ये गुजरात का है। फिर आपका हो गया देखिए यहाँ पे 50 में हम्पी है, हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में जो हम्पी है उसका फोटो है। फिर 20 रुपीज़ में देखिए यहाँ पे एलोरा कैप्स। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है एलोरा कैप्स काफ़ी फेमस है, आपको पता होगा। क्वेश्चन इससे बनता है कि एलोरा कैप्स कहाँ पे है, कौन सा स्टेट में, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में है। और ये जो एलोरा कैप्स के बारे में जो फोटो है कौन सा नोट में है, 20 रुपी करेंसी नोट में है। ठीक है, फिर आपके लास्ट में आ गया 10 में है, कोणार्क आपको पता होगा, उड़ीसा का सबसे फेमस है सूर्य मंदिर जिसको बोलते हैं, उसका नाम ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा का जो कोणार्क है उसका फोटो यहाँ पे है 10 रुपीज नोट में। बाकी और एक चीज आपको पूछ सकता है कि हर एक करेंसी नोट
नोट में जो कॉमन सिंबल है वो क्या है, ठीक है, और जो नया जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये पुराना नोट में था, जो नया जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए चाहे 2000 हो, 500 हो, 200 हो या 10 रुपीज हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो स्वच्छ भारत का सिंबल यहाँ पे है, हर एक करेंसी नोट जो है उसमें स्वच्छ भारत का सिंबल आपको मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा जो सिंबल है हर एक करेंसी नोट में क्या होता है, कॉमन होता है, तो आपको ध्यान रखना है स्वच्छ भारत सिंबल कॉमन होता है, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। इकोनॉमी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि माइक्रो अप्रोच और एक अप्रोच होता है मैक्रो अप्रोच, ये दोनों अप्रोच से क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमी में दो टाइप के जो होते हैं अप्रोच होते हैं, देखिए एक हो गया माइक्रो, ठीक है, एक हो गया मैक्रो। आपको पता होगा माइक्रो वर्ड का मतलब जहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप जैसे यूज होता है, ठीक है, माइक्रो बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पढ़े होंगे। माइक्रो मतलब क्या, जो छोटा लेवल में चीजें होता है उसमें माइक्रो वर्ड जो है यूज होता है, और मैक्रो जो है लार्ज लेवल में जो भी चीजें होता है उसमें मैक्रो वर्ड यूज होता है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी में छोटा तो नहीं बोलूंगा, मतलब ये बोल सकते हो कि इंडिविजुअल लेवल में, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल में जो भी चीजें यूज होता है तो उसको बोलते हैं क्या, माइक्रो लेवल में, ठीक है। और जो मैक्रो लेवल में मैं आपको सिंपली बोल भी दिया कि जो लार्ज लेवल में चीजें होते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो लेवल, या तो आप बोल सकते हो कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव जो होता है अप्रोच होता है वही होता है क्या, मैक्रो। अभी यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन, देखिए पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, सेल्स ऑफ ए कंपनी, पॉवर्टी, इसमें से कौन सा जो है माइक्रो अप्रोच है, मतलब जो छोटा अप्रोच है, इंडिविजुअल अप्रोच है आप बोल सकते हो। देखिए इसको और अच्छे से समझ लीजिए एग्जांपल के साथ कि आपको कभी भी जो भी, ऐसा तो नहीं कि 4 ऑप्शन ही है, कोई भी आपको एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सको। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मतलब क्या, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब एक सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रहा है, मैं अपने डिमांड के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज अपना डिमांड क्या है कि मेरे को इतना एक दिन में इतना खाना चाहिए, या तो जो एक महीने में इतना फूडिंग चाहिए, या तो इतना पैसा चाहिए खर्चे करने के लिए जो जरूरी होता है, जरूरी चीज़ों के लिए, तो मैं अपने डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा वो इंडिविजुअल लेवल में चाहिए। एक दिन में मेरे को 2 रोटी चाहिए, ठीक है, तो वो हो गया इंडिविजुअल लेवल में, अपने चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर बोलूंगा कि पूरा इंडिया में जो जितना भी लोग हैं उनको खाने के लिए कितना चीज चाहिए, कितना फूडिंग का खर्चा होता है, तो मैं वो बात किया कलेक्टिव लेवल में या तो लार्ज लेवल में, वो आ जाएगा किसमें, मैक्रो में। देखिए अभी ऑप्शन के साथ समझ लो इसको। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन बी में क्या है, इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई। महंगाई तो ऐसा नहीं मेरे लिए ही होगा या कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगा, ये महंगाई अगर होता है तो हर एक पर्सन के लिए होगा, हर एक बंदा के लिए होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, कलेक्टिवली बात हो रहा है, ग्रुप में बात हो रहा है, पूरा का पूरा लार्ज सेक्टर में, तो ये किस में आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा अब, क्योंकि आपको माइक्रो पूछा है। फिर देखिए पॉवर्टी, ऐसा तो नहीं कि जो गरीबी है कोई सिंगल पर्सन में होगा, ठीक है, गरीबी तो पूरा का पूरा इंडिया में है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मैक्रो लेवल का बात हो रहा है। फिर देखिए पर कैपिटा इनकम, मतलब एक जो आदमी का एवरेज इनकम है वो कितना है, पर लिखा हुआ है, लेकिन ये भी क्या आएगा, मैक्रो में आएगा। क्यों, पर कैपिटा इनकम को जो निकालते हैं उनका फॉर्मूला क्या है, जो जीडीपी जो देश का टोटल इनकम है उसको डिवाइड करते हैं किसमें, टोटल पॉपुलेशन में। यहाँ पे देखिए जीडीपी है, जीडीपी क्या है, टोटल इनकम हो गया देश का, ठीक है, और टोटल यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे टोटल जो वर्ड है यूज हो रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा, मैक्रो लेवल में आ जाएगा। बट ये देखिए जो सी है, सेल्स ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी है जिसका सेल्स के बारे में बात हो रहा है, तो इंडिविजुअल हो गया, ये कंपनी अपने सेल्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो गया इंडिविजुअल, और ये हो जाएगा क्या, माइक्रो लेवल, ठीक है, माइक्रो लेवल के बारे में बात यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। और ये नहीं कि ये जो 4 जो ऑप्शन है यही फिक्स है, कुछ भी आपको पूछ सकता है, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये क्या है, माइक्रो है मतलब इंडिविजुअल लेवल में है या तो लार्ज लेवल में है, ऐसे आप आंसर को डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए और एक एग्जांपल मेरे को याद आ गया, आपको चलो दे देता हूँ, काफी अच्छा से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे बजट की बात कर रहा हूँ, अगर जैसे एनुअल बजट आता है कि देश में कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्चा होगा, कौन सा सेक्टर में कितना इन्वेस्ट होगा, ये भी क्या हो रहा है, कलेक्टिव लेवल में बात हो रहा है, तो ये इसको भी क्या बोलेंगे, मैक्रो ही बोलेंगे, ठीक है। बजट भी आपका अच्छा एग्जाम्पल है, समझ सकते हो इससे। फिर देखिए हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है, अधिकार है जो पर्सन का, वो कितना होता है, कितना फंडामेंटल राइट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं वो भी लिख दे रहा हूँ, चलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, मतलब सबको क्या है, समानता अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी कास्ट से हो या कोई भी सेक्स हो, ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, ये बोलता है क्या पहला फंडामेंटल राइट है, फर्स्ट फंडामेंटल राइट। फिर दूसरा है देखिए राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या, आज़ादी, आज़ादी मिलना चाहिए। किस चीज़ का आज़ादी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, जिससे आपको क्या है, जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, ठीक है। फिर आप कहीं पे भी इंडिया में जाके बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, ये सारा आज़ादी आपको मिला हुआ है कि कौन सा फंडामेंटल राइट से, राइट टू फ्रीडम। आप कैसे भी इंडिया में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है चीज़ों का, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर देखिए नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, मतलब जो सोसाइटी में जो ऐसे चीज होता है जो जैसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या, कि जो इंसान का बिक्री कर देते हैं, इंसान को कहीं से मतलब किडनैप करके बिक्री कर देते हैं, वैसे टाइप का। या तो चाइल्ड लेबर, आपको पता होगा, ठीक है, चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चे को जो क्या करते हैं कहीं पे एंगेज कर देते हैं उनको इनकम के लिए, ठीक है, वो सब जो नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ आप जा सकते हो, राइट है आपको, आपका अधिकार है, उसके खिलाफ आप जा सकते हो, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट 3 में, ठीक है। फिर आते हैं 4 में राइट टू क्या होगा, फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम तो था ही सेकंड वाला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, रिलीजियन का फ्रीडम है, मतलब आप कोई भी रिलीजियन को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको हिंदू ही होना चाहिए, मुस्लिम ही होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो, उसके बारे में प्रचार कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, राइट टू, ये इसके लिए भी आपके मतलब क्या इंडिया में फ्रीडम है, और फंडामेंटल राइट 4 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ हो गया आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब क्या, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट जो है एजुकेशन के लिए वो पढ़ सकते हैं, या तो अपने जो क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके बारे में सर का सारा बात हो रहा है, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में। फिर लास्ट में आते हैं 6 वाला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है किसमें आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है 6 नंबर में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है आपका जो फंडामेंटल राइट जितना भी है, अगर ये क्या होता है वायोलेशन होता है, मतलब आप कोई इनकार करता है कि कोई आपके अगेंस्ट में जाता है, आपका जो अधिकार है उसमें हनन होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो इसके खिलाफ, ठीक है, कंप्लेन कर सकते हो, इसके बारे में लिखा हुआ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। ये हो गया आपका 6 जो फंडामेंटल राइट। और आपको पता होना चाहिए पहले जो था 7 फंडामेंटल राइट्स था, अभी ये क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। 7 में और एक क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो अधिकार है ये पहले था, बट ये अभी क्या हुआ है, नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अभी फिलहाल जो आंसर होगा आपका 6 फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको ये भी बताया था टोटल जो है 448 आर्टिकल्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और क्या होता है 12 शेड्यूल्ड होता है और 25 पार्ट्स होता है। अगर आपको पूछता है कि क्वेश्चन ये आता है कि जो ये फंडामेंटल राइट से ये कहाँ पे आता है, कौन सा पार्ट में आता है, आपको ध्यान रखना है पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 में क्या होता है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। और आपको अगर पूछे कितने नंबर आर्टिकल है तो आपको ध्यान देना है 12 से 35 बोल सकते हो, पूरा का पूरा इसके बारे में डिटेल्स जो है लिखा हुआ है। और ये है फंडामेंटल राइट, आपको ध्यान रखना है, आंसर होगा 6, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे जो कंट्री है उसका कुछ फेमस नेम होता है, ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखिए लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा कंट्री का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन होगा ए, जो जापान है उसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। वैसे थाईलैंड का नाम क्या है बताइए, तो आपको ध्यान रखना है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट इसका नाम हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर आते हैं नॉर्वे। नॉर्वे क्या है आपको पता होगा क्या, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये इसका नाम हो जाएगा। फिर फिनलैंड, फिनलैंड को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ 1000 लेक, काफी बार एग्जाम में आया है, ठीक है,
1000 लेक्स मतलब क्या, ये यहाँ पे जो फिनलैंड में क्या है, बहुत सारे झील होते हैं, ठीक है। लेक्स मतलब क्या, झील होते हैं बहुत सारे, इसीलिए इसको नाम दिया गया है लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड। और जापान आपको बता दिया लैंड ऑफ राइजिंग सन। उसके साथ साथ और एक दो ठो आपको याद रखना है, जैसे क्यूबा, ठीक है। क्यूबा को क्या बोलते हैं, देखिए क्यूबा को बोलते हैं सुगर बाउल, ठीक है। मतलब क्या, चीनी का कटोरा हिंदी में बोल सकते हो, सुगर बाउल क्यूबा का नाम है। फिर आ गया क्या आपका अफ्रीका। अफ्रीका को क्या बोलते हैं, डार्क कंटिनेंट, ध्यान रखना अफ्रीका को क्या बोलते हैं, डार्क कंटिनेंट, ठीक है। ये इसका अफ्रीका का नाम हो गया। ऐसे बहुत सारे कंट्री का नाम है। आपको ये जो 5 7 है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा रिपीट भी होता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और आपको याद होगा जो काफी फेमस है, क्या, हेवन ऑफ अर्थ, मतलब क्या, धरती का स्वर्ग कौन सा है, हेवन ऑफ अर्थ, स्विट्जरलैंड जो है, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है आपको पता होगा काफी सुंदर जगह है दुनिया का। स्विट्जरलैंड को हेवन इसीलिए स्वर्ग बोला जाता है धरती का। और स्विट्जरलैंड को और भी बोला जाता है क्या, प्लेग्राउंड बोला जाता है, किसका, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोप का प्लेग्राउंड भी बोला जाता है, हेवन ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। ये सारा चीज आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हिच ग्लैंड इन ह्यूमन ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई, कौन सा ग्रंथि जो है ह्यूमन का, उसको थर्ड आई बोलते हैं ह्यूमन का। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल बॉडी, ये नोटा का मतलब नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें से कोई नहीं, आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। बाकी आपको आंसर तो ये तीनों में से ही होगा, ठीक है। चलिए पिक्चर के साथ चीजों को समझ लेते हैं अच्छा से। ये देखिए, ये होगा आपका ब्रेन का पिक्चर। पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि जो बेसिक ये है कि ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ग्लैंड का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन, बोल सकते हो द ऑर्गन व्हिच स्टोर केमिकल, ठीक है, सिंपली ऐसे बोल सकते हो, जो ऐसे ऑर्गन जो केमिकल को स्टोर करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे घर में क्या होता है, पानी का बोतल होता है, आपका पता होगा। पानी का बोतल जब आपको क्या होगा, प्यास लगेगा तो आप क्या करोगे, उससे ला के यूज करोगे, पियोगे, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, ये क्या हो गया, पानी को स्टोर कर रहा है ये बोतल, आपको जब जरूरत हो आपको ड्रिंक करना है। वैसे ही क्या होता है, कुछ केमिकल होते हैं जो बॉडी में, जो काफी सारे केमिकल एक्टिविटी होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, ऐसे टाइप की एक्टिविटी में काम आता है जो केमिकल, वो केमिकल को स्टोर करने का काम कौन करता है, ग्लैंड, ठीक है। तो ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ये हो गया मतलब एक सिंगल नहीं होता है, जैसे क्या होता है बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ग्लैंड का मतलब क्या, केमिकल स्टोर करता है। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेम टाइप के केमिकल होते हैं, अलग अलग होते हैं, और सारे का फंक्शन भी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात हो रहा है। और यह फोटो आपको दिख रहा होगा। आपको पहला क्वेश्चन ये क्लियर करना कि ह्यूमन जो ब्रेन है उसमें कितना ग्लैंड जो है मेनली पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है 3 ग्लैंड जो मेनली पाए जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस है, ये वाला पर्सन जो हो गया, और नीचे जो ये स्ट्रक्चर एक है देख रहे हो आप, ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये वाला हो गया क्या, पिनियल बॉडी। आपको दिख रहा है 3 ग्लैंड मेनली ब्रेन जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि किसका क्या फंक्शन है और थर्ड आई किसको बोलते हैं, ठीक है। पहले डायरेक्टली आते हैं आंसर के साथ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पिनियल बॉडी, ठीक है। नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा पिनियल बॉडी। इसको ही थर्ड आई कहा जाता है, क्या, ब्रेन का और ह्यूमन का। देखिए थर्ड आई क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है। थर्ड आई का मतलब, आई मतलब आपको बताऊंगा आपका 2 आंख पहले से ही है, जिसका काम क्या, बाहर अब जितना भी चीजें हैं आप उसको देख सकते हो, विजिबल कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही बॉडी के अंदर आपका जो चीजें आप तो देख नहीं सकते, बॉडी के अंदर जो भी चीजें हो रहा है, ठीक है, जो भी चीजें कंट्रोल हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको कोई देख रहा है, तो ये कौन सा जो ग्लैंड देख रहा है, पिनियल बॉडी उसको कंट्रोल करता है और उसको देखता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, इसका नाम है थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। जो शिव जी का थर्ड आई है वो नहीं है, ठीक है, वो तो चलो पावरफुल हो गया, मस्टरियस चीज हो गया। बट यहाँ पे ह्यूमन का थर्ड आई का मतलब जो बॉडी के अंदर चीजें होता है उसको देखने वाला काम, उसको कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गन है वो क्या हो गया, पिनियल बॉडी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ इसका और एक नाम है क्या, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, क्या, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल मतलब क्या, बायोलॉजी मतलब रिलेट हो गया किससे, आपका एनिमल से रिलेट हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जो आपका जो डेली टाइम टेबल है कि आप कब खाओगे कब पियोगे, क्या होता है जब खाने का टाइम होता है तो अपने आप क्या एक सेंसेशन आता है, भूख आता है, ठीक है, आपको हंग्रीनेस फील होता है। जब भी आप डेली रूटीन जो है उसके हिसाब से काम होने लगता है, तो इसीलिए जो बायोलॉजिकल क्लॉक, ये जो पिनियल बॉडी है उस चीज को कंट्रोल करता है, डेली टाइम टेबल को जो कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है।
सिंपली बोल सकते हो रेगुलेट द टाइम टेबल ऑफ बॉडी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। फिर जो स्लीपिंग जो है, स्लीप को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्या बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ठीक है, सबसे छोटा। अगर पूछे स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी तो क्या हो जाएगा, पीनियल बॉडी ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और आपको ध्यान रखना है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये सारा का सारा अभी यहाँ पे एक वीडियो में तो डिस्कस करना मुश्किल है। और आपका जो है क्या साइंस का जो है हर एक टॉपिक, जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, हर एक टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनेगा। और ये जो क्या होगा, व्हाइट बोर्ड वीडियो बनेगा, आपको फेस टू फेस आपको क्या होगा, आप देख सकते हैं, क्या टीचर जो है उसको उनको देख सकते हैं, और व्हाइट बोर्ड के साथ आपका जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे किया जाएगा। कुछ दिन में ये शुरू हो जाएगा, और उसमें जो भी डाउट है आपका एंडोक्राइन क्या है, ग्लैंड क्या है, चैप्टर वाइज उसको डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से आपको, ठीक है। बस अभी ये ध्यान रखिए, ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं, उसमें से एक हो गया पिनियल बॉडी जिसको बोलते हैं थर्ड आई या तो बायोलॉजिकल क्लॉक। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन है इसका मास्टर ग्लैंड कौन सा है, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कौन सा है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड, काफी फेमस है। और पूछेगा आपको ये पूछ सकता है कि जो मास्टर ग्लैंड है कौन सा ग्लैंड का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड। या तो पूछ सकता है कि मास्टर ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे लोकेशन क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा आपका, ठीक है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारे जो ग्लैंड है इट कंट्रोल मेनी अदर्स ग्लैंड्स इन बॉडी, जो बॉडी में जितने सारे ग्लैंड्स होते हैं कुछ, उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आ गया देखिए यहाँ पे नंबर ए में जो ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, इसको क्या कहा जाता है। अगर पूछे आपको सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी क्या हो गया, वो तो हो गया मास्टर, सुपर मास्टर ग्लैंड या तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऐसे पूछ सकता है, तो आपको वो कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका काम क्या क्या है, ये रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको मैनेज करता है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या हो गया, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड में से आपका जो मेनली हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कुछ मात्रा में ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कोई करेगा तो क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, सुपर मास्टर ग्लैंड ही होगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी है सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और बाकी जो लिंक है, ये लिंक प्रोवाइड करता है, जो नर्वस सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, स्नायु तंत्र हो गया, उसको आपको ग्लैंड से जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, सुपर मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिनियल बॉडी, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, हिस्ट्री से काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको, जो ये है लोधी डायनेस्टी पहले किसमें इंक्लूड होगा, आपको पता होगा जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, या तो आप इस ये क्वेश्चन बनता है फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया कौन सा है, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, जैसे फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया कौन सा है, तो भी हो जाएगा कि ये लोधी डायनेस्टी के बारे में भी बात हो रहा है। पहले जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत में क्या होता है, 5 डायनेस्टी जो है, जो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हो गया स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी हो गया। फिर आ गया क्या आपका खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। फिर खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आ जाएगा, फिर आ जाएगा सैयद डायनेस्टी, फिर आ जाएगा लास्ट में जो आ जाएगा लोधी डायनेस्टी। अगर आपको पूछता है कि क्या लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत क्या होगा, तो भी क्या हो जाएगा, लोधी डायनेस्टी। अफगान डायनेस्टी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा आपका लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और फिर आपका क्वेश्चन ही है, जो लोधी डायनेस्टी था उसका लास्ट रूलर कौन था, ठीक है। लास्ट के साथ साथ आपको फर्स्ट भी याद रखना है, दोनों पूछता है, ठीक है। जो इसका लोधी डायनेस्टी था, इसका फर्स्ट रूलर कौन था, पहले जान लेते हैं, बहलोल लोधी, ठीक है। ये था क्या, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 में भी है, देख सकते हो, ये फर्स्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का। लास्ट कौन था, लास्ट आपका हो गया आपका इब्राहिम लोधी, ठीक है, ये हो गया लास्ट रूलर। और यहाँ पे 3 रूलर ही थे लोधी डायनेस्टी में, ये सेकंड रूलर था क्या, सिकंदर लोधी। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये आपका। और लास्ट और फर्स्ट वाला हमेशा क्वेश्चन में आता है कि ये डायनेस्टी का बताओ, स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट एंड लास्ट, कि कोई भी डायनेस्टी का फर्स्ट एंड लास्ट रूलर आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। और आपको पता होगा लोधी डायनेस्टी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड खत्म हो चुका था, इसका जो पीरियड था कब तक था, ये 1400
51 से लेकर 1526 तक था। ये आपको पता होगा 1526 में कौन सा बैटल हुआ आपका, पानीपत का बैटल हुआ, जिसमें क्या होगा इब्राहिम लोधी जो है ये क्या हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे किससे, बाबर से। आपको पता होगा पहला जो पानीपत का युद्ध है 1526 में हुआ था, किसके बीच में, बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में, जहाँ पे क्या होते हैं बाबर जीत जाते हैं। और यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी है या तो दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा यहाँ पे समाप्त होता है। फिर शुरू होता है क्या, मुगलों का समाज, मुगलों का राज यहाँ पे शुरू होता है। और मुगलों का जो पहला बादशाह, जो मुगल बादशाह कौन होते हैं, बाबर। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी इब्राहिम लोधी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क क्या है पहले जान लेते हैं। ठीक है, और कौन सा कंट्री इसमें आते हैं। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म पहले आपको लिखना है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये हो गया उसका फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आपको दिख रहा है साउथ एशिया, जो एशिया कंटिनेंट है उसका साउथ में जो कंट्री आते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है ये सार्क। ठीक है, देखिए पिक्चर के साथ भी उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका पिक्चर सार्क का, ये आपका सार्क का सिंबल देख सकते हो। और ये सात पूरा जो कंट्री है उनका फ्लैग है, इनका कॉम्बिनेशन है। ये साउथ एशिया में रहते हैं, साउथ एशियन कंट्री है सारे के सारे। इनका एस्टेब्लिश डेट पहले पूछेगा आपको, एस्टेब्लिश कब हुआ था। ये 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको पूछ सकता है। हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है आपको पता होगा, नेपाल में, नेपाल का काठमांडू इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एस्टेब्लिश 1985 हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर जो मेन मोटो क्या है, या तो मेन जो फंक्शन क्या है इसका, कि जो क्या होगा, जितना भी जो कंट्री है साउथ एशिया में उनका जो इकोनॉमिक या तो बोल सकते हो कल्चरल या तो सोशल जो इसके ऊपर क्या होगा, इसको ऊपर प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना, यही होगा इसका मेन जो मोटो हो जाएगा क्या, सार्क का। फिर आपको ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा कंट्री है, आपको याद रखना है। इसमें एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे MBBS पेन में जैसे याद रखा हूँ, पेन PAIN, इसमें आपको जो कंट्री है ये आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रिक के थ्रू आप जो 8 कंट्री है पूरा का पूरा उसका नाम याद रख सकते हो। जैसे M फॉर हो गया मालदीव्स हो गया, मालदीव्स हो गया। फिर B फॉर क्या हो गया आपका बांग्लादेश हो गया, B फॉर आपका और एक क्या हो जाएगा भूटान हो जाएगा, S फॉर क्या हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा। फिर P में क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान हो जाएगा, A में आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, I में आपको पता है इंडिया आ जाएगा, फिर N में लास्ट में क्या आ जाएगा नेपाल। ये MBBS पेन आप इससे याद रख सकते हो। पूरा सार्क का जो 8 कंट्री है उनका नाम इजीली आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है आपको इजीली दिख रहा है, सिंगापुर जो इसका मेंबर नहीं है, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लार्जेस्ट हार्ट इज फाउंड इन। ठीक है, आपको बताना है कि जो हृदय है, ठीक है, सबसे बड़ा जो हार्ट है वो किसका है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है एलिफेंट, जिराफ, ब्लू व्हेल जो आपको पता होगा ये, फिर है लायन। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है। देखो यहाँ पे फोटो भी दे दिया आपको, आंसर तो पता चल ही गया होगा कि आंसर क्या होगा, ब्लू व्हेल ही होगा। ठीक है, और ये क्या है देखिए उसका हार्ट का एक स्ट्रक्चर, ये ओरिजिनल तो नहीं है, बस आपको जैसे आइडिया थोड़ा होगा कि कितना बड़ा हो सकता है उसका हार्ट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया हूँ आपके लिए, देखिए जैसे ये एक बॉय है या तो एक लड़का है, जो इसका जो क्या है जो वैन है या तो बोल सकते हो जो रास्ता है, जो चैम्बर होते हैं जो हार्ट का, उनमें उसमें ये आ जा सकता है ये लड़का, तो समझ सकते हो कितना बड़ा है हार्ट है। ठीक है, और ये ब्लू व्हेल का हार्ट है। आपको पता होना चाहिए जितना भी लिविंग क्रिएचर है दुनिया में सबसे बड़ा हार्ट किसका है, अगर आपको पूछे तो क्या होगा, ब्लू व्हेल का होगा। ठीक है, अब ब्लू व्हेल तो देखेंगे होगे सबसे बड़ा माना जाता है ये साइज में भी, और इसका हार्ट का साइज भी काफी बड़ा होता है। आप बोल सकते हो एक छोटा जो कार है वो साइज का होता है। ठीक है, इसका हार्ट, और मैं आपको बता दूं इसका जो वेट होता है लगभग 200 केजी से 200 केजी के आसपास होता है। तो पाउंड में बोलते हैं इसको 400 क्या होगा 440 पाउंड बोलते हैं। ठीक है, पहले जान लेते हैं स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, बताइए। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड क्या, आपको ध्यान रखना है, कार्डियोलॉजी, CRDAI कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, फिर जो है देखिए कभी कभार ऑप्शन जो है सब कंफ्यूज कर देता है, कभी ये तो ऑप्शन में होता नहीं है, तो क्या आंसर होगा। ठीक है,
अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो आपका एलिफेंट हो सकता है, एलिफेंट नहीं होगा तो जिराफ हो सकता है। ये तीनों का तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लार्जेस्ट हार्ट में आपको याद रखना है। अगर कोई भी ऑप्शन में तीनों का तीनों है तो यही आंसर होगा, नो डाउट, ऑब्वियसली यही सबसे बड़ा है। और आपको एलिफेंट का बता दूं, ये 15 से 20 केजी का जो होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 200 केजी, तो आप समझ सकते हो ये सबसे बड़ा होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। जिराफ भी हो सकता है, आपको पता होगा जिराफ का जो नेक है काफी लंबा होता है, और जो हार्ट है जो इसको पंपिंग मशीन माना जाता है, ठीक है। ये जो लंबा सा नेक है इसमें पंपिंग करके ब्लड जाएगा, इसीलिए बड़ा हार्ट चाहिए किसको, जिराफ को, ठीक है। और एलिफेंट का आप बॉडी का स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हो कि इसको भी पंपिंग की जरूरत है, मतलब बॉडी का चारों तरफ जो ब्लड का क्या सर्कुलेशन होने के लिए पंपिंग अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हार्ट भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये जिराफ और एलिफेंट भी आपका ऑप्शन में होता है, तो कोई भी एक होगा, ऐसे नहीं कि तीनों होगा। यहाँ पे बस समझाने के लिए मैं ऑप्शन आपको जो है 3 ऑप्शन ले लिया हूँ। सबसे बड़ा होगा ब्लू व्हेल, और उससे जो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो एलिफेंट और जिराफ कुछ भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्लू व्हेल है तो यही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द करेक्ट सीरीज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का ये मेमोरी से क्वेश्चन है, ठीक है। मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सबसे बड़ा यूनिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट दे दिया, आपको सिलेक्ट करना है इसे कौन सा जो है सही अरेंजमेंट है, ठीक है। आपको बता दो, पहला ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पहले आएगा बीट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, तो क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा। फिर बाइट हो जाएगा, फिर केबी, केबी मतलब क्या आपको ध्यान रखना है, किलो बाइट। फिर एमबी मतलब क्या, मेगा बाइट, ठीक है। जीबी मतलब क्या, गीगा बाइट। फिर टीबी मतलब क्या, टेरा बाइट, ठीक है। फिर पीबी मतलब क्या, पेटा बाइट। इससे भी होता है जेटा बाइट होता है, ये होता है। तो बस आपको इतना तक ध्यान रखना है। और सबसे छोटा यूनिट जो है बीट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ये बता दो, बीट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये जो स्टोर करता है बस एक चीज स्टोर करता है, क्या, 0 और 1, ठीक है। इसका जो मेमोरी पावर इतना ही है, 0 और 1 को स्टोर कर सकता है ये, ठीक है। फिर उससे थोड़ा क्या हो जाएगा, बाइट आ जाएगा। बाइट अगर 8 बीट होगा, ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन आता है कि बाइट कितना बीट के बराबर होता है, तो 8 बीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना, और एक आता है क्या, निबल, ठीक है। तो निबल से आपको ध्यान रखना है क्या, 4 बीट हो जाएगा, तो 1 निब्बल के बराबर माना जाता है, ठीक है। 4 बीट क्या हो जाएगा, 1 निब्बल हो जाएगा, छोटा हो गया क्या बीट, 4 बीट 1 निब्बल, 8 बीट 1 बाइट, ठीक है। फिर एक बाइट से बाइट के ऊपर क्या आ जाएगा, किलो बाइट, ठीक है। किलो बाइट क्या हो जाएगा, अगर ये 1024 बाइट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, 1 KB हो जाएगा। अगर 1024 KB हुआ तो 1 MB हो जाएगा। फिर 1 MB 1024 MB हुआ तो फिर ये GB हो जाएगा। MB पता है, KB पता है। जो फोटोज होते हैं, इमेज होते हैं, नॉर्मली वो KB में आते हैं, MB में आता है क्या, गाना जो पिक्चर आप देखते हो, वीडियो देखते हो, फिल्म देखते हो, वो सारा का सारा MB में आएगा। GB आपको पता है आपका मोबाइल में मेमोरी होगा, या तो आप जो डाटा रिचार्ज करते हो उसमें क्या होता है, 1 GB का डाटा एक दिन में देता है, आपको पता है 1000 MB के बराबर होता है लगभग, लेकिन एक्यूरेटली होता है 1024 MB। फिर 1024 MB होगा तो 1 टेराबाइट हो जाएगा। फिर 1024 टेराबाइट होगा तो ये पेटाबाइट हो जाएगा। फिर पेटाबाइट के बाद एटाबाइट है, ठीक है। फिर जेटाबाइट है, येटाबाइट है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, बस इतना रखो कि ये होता है सीरीज। पहले सबसे छोटा होता है बीट, बाइट, फिर ये आपका सीरीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है, चलिए नेक्स्ट, विथ व्हिच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर। इसका आंसर बता दो। पहले आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। चलिए इसको पिक्चर के साथ समझ लेते हैं अच्छा से। देखिए ये हो गया आपका पिक्चर इंडिया का, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा था कि हाँ, इंडिया का सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर कौन सा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये चाइना है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे पाकिस्तान है, जो नाइवर्स कंट्री होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे चाइना की बात कर रहा हूँ पहले, तो चाइना का देखिए बॉर्डर यहाँ से शुरू होगा, लगभग इतना तक आएगा। फिर यहाँ पे देखिए नेपाल शुरू हो गया, ये तो नेपाल जो कंट्री है उसके साथ बॉर्डर होगा, इतना तक होगा और नहीं होगा। फिर यहाँ से होगा चाइना का बॉर्डर इतना तक, ठीक है, इतना होगा। फिर नेपाल का साथ जो बॉर्डर होगा ये होगा इंडिया का, ठीक है, इतना हो सकता है। फिर भूटान के साथ ये बॉर्डर हो जाएगा। लेकिन सबसे लंबा कौन सा होता है, सबसे लंबा आपको ध्यान रखना है। लगता है कि चाइना लंबा है, लेकिन ये लंबा होता है, सबसे लंबा होता है बांग्लादेश। आप देख सकते हो कितना जो स्टेट है ये कवर करता है। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से कनेक्ट है, और यहाँ पे देख सकते हो ये आसाम से कनेक्ट है, ये मेघालय से कनेक्ट है, ठीक है। और यह देख सकते हो आपका क्या
त्रिपुरा जो है त्रिपुरा से कनेक्ट है, ठीक है, और मिजोरम से थोड़ा सा भी कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो ये चीज़ है। तो सबसे जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री है आपको ये भी ध्यान रखना है कितना 4096 अप्रोक्सीमेटली इतना किलोमीटर जो है, इतना किलोमीटर एरिया जो है बॉर्डर में कवर करता है क्या, बांग्लादेश के साथ इंडिया, ठीक है। फिर आपको सेकंड में कौन सा होगा, सेकंड में आपको ध्यान रखना है चाइना होगा, पहला हो जाएगा बांग्लादेश, फिर सेकंड में जो हाईएस्ट में आएगा चाइना आएगा, फिर आएगा पाकिस्तान आपका थर्ड में आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा नेपाल जो हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है लार्जेस्ट बॉर्डर कौन शेयर करता है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश का करेंसी कैपिटल आपको पता होगा ढाका, ठीक है। इस चीज जब भी ज्योग्राफी पढ़ो मैं बताया था, एक मैप खरीद के लाओ, 2-4 रुपया का मैप है, उसमें आप ड्रॉ करके या तो वहाँ पे पिक्चर तो होगा ही ऑलरेडी, बस लिख के वहाँ पे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो तो अच्छा से याद होता है, चीज़ें समझ में आता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी पढ़ने का ये एक तरीका है, अच्छा तरीका है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो लेक्चर को आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल में, और ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर दीजिए, ठीक है। नमस्कार एंड जय हिंद।